नितिन नवीन की टीम के ऐलान के साथ ही भाजपा का ओबीसी प्रेम एक बार फिर से छलक पड़ा है। इससे पहले पंकज चौधरी की यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनाती और उनकी टीम के ऐलान के बाद भी ऐसा ही हुआ था। और तो और योगी मंत्रिमंडल का जब जब विस्तार हुआ, तब तब भाजपा में ओबीसी की बढ़ती हिस्सेदारी को देखा गया। तो क्या अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को नेस्तो नाबूद करने में भाजपा जुटी है, या फिर जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपनी हो रही घेरेबंदी को तोड़ने की उसकी कोशिश है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात ओबीसी समुदाय पर दावेदारी की। यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का ओबीसी फॉर्मूला 20 पड़ेगा? अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कम्युनिटी पर अपना जोर और बढ़ा दिया है। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि भाजपा का ओबीसी फॉर्मूला क्या अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर 20 पड़ेगा? संगठन हो या सरकार, दोनों ही जगहों पर भाजपा के नेतृत्व ने झोली भर भर कर ओबीसी समुदाय के लोगों को जगह दी है। हालांकि भाजपा में ओबीसी समुदाय को 2014 के बाद से ही बहुत ज्यादा महत्व मिलने लगा था, लेकिन अब उनकी सत्ता और संगठन में भागीदारी और भी बढ़ा दी गई है। अब नितिन नवीन की टीम को ही ले लीजिए। कल ही घोषित हुई नितिन नवीन की टीम के 65 सदस्यों में से 8 यूपी से थे। हम चूंकि बात यूपी से जुड़ी कर रहे हैं, इसलिए उसकी समीक्षा करेंगे। इन 8 में से 3 पदों को ओबीसी कम्युनिटी को दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि यूपी के ही एक नेता को राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। कितना बड़ा पद यूपी को दिया गया है। ओबीसी मोर्चे में ओबीसी ही प्रेसिडेंट बनेगा, चेयरमैन बनेगा, ये तो तय है, लेकिन ये हिस्सेदारी यूपी को मिली है। अब बात रेखा वर्मा की। रेखा वर्मा तो वैसे पहले से ही उपाध्यक्ष थी, लेकिन उनके साथ अब संगीता यादव को भी संगठन में ले लिया गया है। संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वो गोरखपुर क्षेत्र से आती हैं और चौरी चौरा से विधायक रह चुकी हैं। उनके नाते एक यादव की भी एंट्री नितिन नवीन ने अपनी टीम में करा दी है। बात रेखा वर्मा की कर लेते हैं। वो 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया से हार गई। हालांकि उनका अंतर 4-5 हजार ही रहा, लेकिन हार के बावजूद भाजपा ने उन्हें उपाध्यक्ष पद पर बनाए रखा है। उन्हें दूसरी बार उपाध्यक्ष पद की सेवा करने का मौका भाजपा ने दिया है। अब नितिन नवीन की टीम की ही क्यों बात करें? हाल ही में घोषित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में भी तो ओबीसी समुदाय का ही दबदबा देखने को मिला था। पंकज चौधरी ने 52 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की थी। इनमें से ओबीसी समुदाय को 25 पद दिए गए हैं। अब जरा भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल को भी याद कर लीजिए, तो उससे साफ हो जाएगा कि ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी बढ़ रही है। जब भूपेंद्र चौधरी यानी पंकज चौधरी से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी टीम में 16 ओबीसी पदाधिकारी थे, लेकिन पंकज चौधरी में 25 हो गए, यानी 9 और पद ओबीसी कम्युनिटी को नई भाजपा ने, पंकज चौधरी की भाजपा ने दिया है। संगठन की बात तो हो गई। नितिन नवीन की टीम हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम हो, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की भी बात कर लें, क्योंकि जब बात संगठन की हो गई तो सरकार की भी होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओबीसी का क्या महत्व है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 257 सीटें जीतकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ ली, तब कुल 52 मंत्री बने थे। यानी उनके साथ 52 मंत्रियों ने शपथ लिया था पहली बार जब सरकार बनी थी। तब ओबीसी कम्युनिटी को 20 पदों पर तैनाती मिली थी, यानी 52 सदस्यों के मंत्री परिषद में 20 मंत्री ओबीसी समुदाय से थे। अब अभी हाल ही में मई के महीने में योगी मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार हुआ था। ओबीसी समुदाय को लेकर भाजपा कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीसरे विस्तार में 6 नए मंत्री शामिल हुए। वैसे तो कुल 8 मंत्रियों ने शपथ लिया था, लेकिन 2 का प्रमोशन हुआ था। नए 6 लोग शामिल हुए थे। इन 6 में से 3 पद, मंत्री पद ओबीसी कम्युनिटी को दिए गए, यानी 50%। तो पहले जो 52 मंत्री थे, अब वो 60 हो गए और यूपी में 60 ही मंत्री हो सकते हैं।
तो कैबिनेट पूरी भर गई। इन 60 मंत्रियों में से 25 मंत्री ओबीसी कम्युनिटी से हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बढ़ोतरी हुई। लेकिन तीसरे विस्तार से तो ज्यादा मजेदार योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार था। दूसरा विस्तार तो सिर्फ एक ओबीसी कम्युनिटी के लीडर को ही कैबिनेट में शामिल करने के लिए किया गया था। दारा सिंह चौहान मंत्री बने थे। याद करिए दारा सिंह चौहान को। 2022 के पहले उन्होंने भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी से घोसी के सीट पर चुनाव लड़े, जीत गए, लेकिन उनका ज्यादा दिन मन नहीं लगा क्योंकि अखिलेश यादव की तो सरकार बनी नहीं। तो दारा सिंह चौहान ने क्या किया, कुछ दिनों बाद सपा छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इस वजह से घोसी की सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में दारा सिंह भाजपा के टिकट पे लड़े लेकिन हार गए। अब क्या करें, भाजपा क्या करे? तो भाजपा ने दारा सिंह चौहान के हारने के बावजूद उन्हें मंत्री बनाया और एमएलसी बनाकर उन्हें सदन में पहुंचाया। लेकिन ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। एक ओबीसी कैंडिडेट को डिप्टी सीएम बनाने के लिए भाजपा ने ऐसा ही किया। दारा सिंह चौहान ही क्यों, 2022 का विधानसभा चुनाव तो केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए थे कौशाम्बी की सिराथू से। केशव प्रसाद मौर्य हार गए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अलग थलग नहीं किया। ओबीसी चेहरा होने के कारण ही उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखा गया। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वो डिप्टी सीएम रहे और दूसरे में हारने के बावजूद डिप्टी सीएम रहे। तो ओबीसी का क्या दबदबा और क्या उसकी हिस्सेदारी भाजपा देना चाहती है, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन ओबीसी समुदाय को अपने से जोड़ने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए भाजपा ही खाली लाइन लगा के नहीं खड़ी है। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों ही ओबीसी कम्युनिटी को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते रहते हैं। और यही बात है कि भाजपा, सपा और बसपा तीनों ही मुख्य पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी के हैं। पंकज चौधरी ओबीसी कम्युनिटी के हैं, विश्वनाथ पाल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी के हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि ओबीसी कम्युनिटी का क्या दबदबा रहा है। और अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गैर यादव ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को साध कर नतीजे हासिल किए, उससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चिंता करने की जरूरत पड़ी और इसीलिए ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी और बढ़ाई जा रही है। तो आखिर भाजपा ने ओबीसी के इस महत्व को कब से समझना शुरू किया? वैसे तो ओबीसी के चुनावी फायदे को भाजपा बहुत पहले ही समझ गई थी। भाई कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री लोध कम्युनिटी से, ओबीसी से थे, उनको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया और सारा दारोमदार कल्याण सिंह की सरकार पर उस समय भारतीय जनता पार्टी का था। वो हिंदूवादी नेता भी थे और ओबीसी को जोड़ के भी रखे थे। लेकिन कल्याण सिंह के बाद ओबीसी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की यूपी में थोड़ी लड़खड़ा गई। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह ने यूपी का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने इस मैथमेटिक्स को अच्छे से समझा और 2014 के बाद एक अलग तरीके की ओबीसी पॉलिटिक्स स्टेट में होने लगी। लेकिन अब सवाल यह है कि एक ओबीसी कम्युनिटी को साध कर भाजपा कितने निशाने अपने साध रही है। भाई पहला तो यही कि ओबीसी यूपी में सबसे ज्यादा संख्या में है, तो उनको सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी जनसंख्या के हिसाब से। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी भाजपा को थोड़ा डरा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए यूपी में खासकर किसी सदमे से कम नहीं था। जाहिर है भाजपा इसे पलटने की रणनीति पर तेजी से काम कर ही रही होगी और इसी के तहत ओबीसी कम्युनिटी को इतना स्टेक होल्डर भी बनाया जा रहा है। और पिछले दिनों जो देश भर में जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने माहौल बनाया था, उसे भी फुस करना तो भाजपा की एक बड़ी रणनीति हो सकती है। जातीय जनगणना की मांग ओबीसी समुदाय की ही रही है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की तो गणना पहले से ही होती रही है। जातीय जनगणना में ओबीसी कम्युनिटी की कितनी संख्या है, इसी को समझने के लिए देश भर में विपक्षी दल आंदोलन चला रहे थे। तो उनकी इस थ्योरी की हवा निकालना भी भाजपा ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया होगा और इसलिए ओबीसी को इतनी हिस्सेदारी दी जा रही है, क्योंकि जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो मोमेंटम न पकड़ पाए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कम्युनिटी को अपने गोद में लिए घूम रही है। तो अब 2027 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय के सहारे चुनावी वैतरणी
कौन पार करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि घमासान बहुत तगड़ा होगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ इस एपिसोड में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।